उनकी अधिकतर बातें ऐसी थी, वो समझा जो उन्होंने कहा कि सावित्री को हमेशा कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसे उस तरीके से कभी नहीं देखा है। एक स्त्री जिस तरीके से देखा जाना चाहिए उसे वहां नहीं दर्शाया गया। हमेशा वो कई पुरुषों के साथ संबंध बना रही है, वो कई पुरुषों के पास जा रही है, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया कई समीक्षाओं में, लेकिन ये नहीं दर्शाया गया कि महेंद्र नाथ ने उसके साथ क्या किया था और वो किस कारण से वो कई पुरुषों के पास किस वजह से जा रही है, उसे इंडिकेट करने की कहीं भी कोशिश नहीं दिख रही है। और इसे मुझे लगता है कि इस वर्ष तो हो जाना चाहिए, शताब्दी वर्ष मोहन राकेश का। और एक बात जो सबसे ज्यादा मुझे खटकती है, आषाढ़ का एक दिन, दीदी ने भी एक शब्द इस्तेमाल किया बार बार, मैं गौर शायद, क्यों शायद, मोहन राकेश के जो नाटक हैं वहां पर निर्देशकीय दृष्टिकोण आपको बहुत देखने को मिलेगा। मतलब हर एक डायलॉग्स के बीच में जो खामोशी है वही अर्थ है। अगर आप उस खामोशी को छोड़ देंगे तो आप उस अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। मोहन राकेश मेरे बहुत ही प्रिय नाटककार हैं और उनका एक नाटक है आषाढ़ का एक दिन, मुझे बहुत पहले पसंद था पहले, लेकिन अब मुझे आधे अधूरे अच्छा लगता है, आधे अधूरे ज्यादा अच्छा लगता है। कारण मैं बाद में बताऊंगी। पहले आषाढ़ का एक दिन जो नाटक में जो कहा उन्होंने, त्रिकोणीय प्रेम नहीं है, वो विलोम से शादी करती ही नहीं है, वो वैश्यावृत्ति धारण करती है। और सबने कहा कि त्रिकोणीय प्रेम है, ये जो बच्चा है विलोम का बच्चा है ही नहीं। वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मल्लिका कहती है खुद के बारे में, जब आप उत्तरार्ध अंत की तरफ नाटक में जाएंगे तो वो कहती है कि वारंगना का ये रूप तुमने कभी देखा होगा। वारंगना शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि वीरांगना लोग उससे समझते, लेकिन वारंगना का मतलब होता है वैश्यावृत्ति। उसने चंद्रगुप्त बोल रही हूँ, कालिदास की कृतियों को खरीदने के लिए जो व्यवसायी होते थे उसके साथ संबंध बनाए। कालिदास के उस समय की कृतियां बहुत महंगी थी, कोई भी एक आम स्त्री या पुरुष घर जो कुछ नहीं करता वो उसे नहीं खरीद पाता। तो वो खरीद पाने के लिए, मतलब आप उसके प्रेम के जो स्तर आप वो देखिए, उसने किस तरह का प्रेम किया और उसे अंत में उसे क्या मिला। चाहता तो कालिदास उसके पुत्र को भी अपना सकता था, लेकिन वो अंततः उसे छोड़ कर गया। प्रेम की जो परिणति है ना, ये दुखद परिणति, यही इसकी त्रासद स्थिति है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं भी कहना चाहूंगी, ये बात मैं खुद नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर त्रिकोणीय प्रेम नहीं है, लोग यही समझते हैं, लेकिन आप उस हर एक शब्द को अगर आप एक एक अर्थ को खोलने की कोशिश करेंगे उस खामोशी को, तब आपको समझ कहते हैं ये हमारी अभाव की संतान है। कौन सा अभाव? विलोम रहता तो कौन सा अभाव रहता? वो अभाव वही था जहाँ कालिदास नहीं था, लेकिन उसकी वजह से, उसे पाने की वजह से वो कई लोगों को, उसकी कृतियों को पाने, क्योंकि उसकी कृति को पाना, उसको पाना उसके लिए था और उसी के कारण वो संबंध बनाती है। तो मैं पहले संस्करण में वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, बहुत इतना छोटा, लेकिन दूसरे संस्करण, जब दूसरा संस्करण होता है 1958 में, पहले संस्करण में इनकी काफी प्रतियां छपी काफी, और दूसरा संस्करण होता है सितंबर, पहला देखिए बसंत है, मतलब फरवरी के आसपास 1958, और दूसरा संस्करण है 1958 सितंबर का। अब उसमें वो कहते हैं, मोहन राकेश लिख रहे दूसरे संस्करण की भूमिका में, नाटक के अंतिम अंक के संबंध में कुछ लोगों की थोड़ी भ्रांति रही है। उन्होंने समझा है कि उस समय मल्लिका और विलोम का संबंध पति और पत्नी का संबंध है, वास्तव में ऐसा नहीं है। मल्लिका उस समय विलोम की पत्नी नहीं है, दारिद्र्य के कारण अपने शरीर के व्यवसाय पर जीने वाली एक नारी है, और ये बात संवादों तथा कथानक के अन्य संकेतों से स्पष्ट हो जाती है। ये वारंगना शब्द अगर आप छोड़ देंगे तो इस पूरा नाटक का जो कहते हैं ना, जिसके अर्थ तक पहुंचा जाए, एक शादी करना कि चलो कि वो क्या उसको क्या समझौता कर लेना, लेकिन उसने समझौता किया ही नहीं, ये इसे पकड़ने की बात है। और एक वैश्यावृत्ति धारण कर लेना ये आम बात नहीं है। और मैं तो कहती कि कोई भी स्त्री मल्लिका ना बने, भले वो सावित्री बन जाए। सावित्री एक महत्वाकांक्षी स्त्री है। अगर महेंद्र नाथ उसे धोखा देता तो उसमें क्या बुरा है कि वो दूसरे के पास जाए? मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है। वो अंततः हर किसी, लेकिन हर पुरुष एक जैसे, ये शब्द सावित्री का है कि सारे के सारे पुरुष एक जैसे, मतलब हर कोई उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहती है, वो उसे कोई भी देना नहीं चाहता। फेमिनिस्ट आदि कोई बात इस पे थोपे तो वो उनकी अपनी राय होगी, लेकिन अगर आप नाटक को अच्छे से पढ़े तब आपको ये महसूस होगा। और मैं जो एक और बात कहना चाहती हूँ मोहन राकेश के संदर्भ में, कि वो हाँ पाठक के ऊपर छोड़ देते हैं और एक शौक देकर छोड़ते हैं, कहीं भी सुखद नहीं है, हमेशा एक तनाव आप महसूस करेंगे ही करेंगे, यही यहाँ पर देखने को मिलता है। मुझे तो सबसे महत्व इसलिए मैं ये किताब लेकर आई थी कि मैं ये संस्करण की बात कहूंगी, क्योंकि सबसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, यहाँ तक कि हमारे स्कूल कॉलेज में जो शिक्षक है ना वो भी कहते हैं त्रिकोणीय प्रेम। कई बार प्रश्न आता है त्रिकोणीय प्रेम का, लेकिन वहाँ त्रिकोणीय प्रेम है ही नहीं, तो मुझे लगा कि मैं ये स्पष्ट कर दूं। खैर अब बात करते हैं हम विजय तेंदुलकर, मराठी नाटककार रहे हैं, सखाराम बांडन, घासीराम कोतवाल, फिर और भी इनके प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। और ये भी विजय तेंदुलकर जो कहते हिंदी में जैसे मोहन राकेश है ना, वैसे ही मराठी में विजय तेंदुलकर है, वो सामने वाले को झकझोर देते हैं और ऐसा झकझोरते हैं कि अब बताइए यही यथार्थ है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि मैं खुरदरे यथार्थ के साथी थी। तो इनका जन्म हुआ था 1928 में और ज्यादा 80 साल तक लगभग ये जीवित रहे थे। अब इनके बारे में जो भी जानना है हम आशुतोष राउत के बारे में बता दूं। हमारा जो पिछला जो हुआ था हमारा राष्ट्रीय नाट्य उत्सव जो हुआ था उसमें जो आलेख प्रतियोगिता हुई थी, इसमें इन्हें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जयशंकर प्रसाद का जिन्होंने लिखा था और अच्छा लिखते हैं। फिर आज हम सुनते हैं विजय तेंदुलकर को आशुतोष के माध्यम से। आइए आपका स्वागत है। विजय तेंदुलकर मूल रूप से मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के कवि रहे, नाटककार रहे। वस्तुतः जब मुझे शीर्षक दिया गया कि मैं खुरदुरे यथार्थ के साथ ही विजय तेंदुलकर, तो मैं पहली बार उस वक्त विजय तेंदुलकर के बारे में जाना कि नाटककार हैं, क्योंकि हिंदी से इनका परिचय नहीं है। हिंदी के पाठ्यक्रमों में विजय तेंदुलकर जी का कोई लेखन क्षेत्र भी नहीं है। इनकी सारी रचनाएं अनुदित हैं जो मराठी भाषा में थी। इनकी जो नाटक की जो मूल चेतना है, इनके नाटक हुए हैं घासीराम कोतवाल, शांतता कोर्ट चालू आहे, इनका हिंदी अनुवाद है खामोश अदालत जारी है। उन नाटकों में जो केंद्रीय तत्व है, वो केंद्रीय तत्व यही खुरदुरा यथार्थ है। इसको कुछ शब्दों के माध्यम से मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इनके जीवन वृत्त और इनकी एक दो रचनाओं से पढ़कर जो हमने आपके बीच उपस्थित किया, उन शब्दों को आपके बीच रखना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी थिएटर को दुनिया भर में नई पहचान दिलाने वालों का श्रेय जिन नाटककारों को है, विजय तेंदुलकर उनमें अगली कतार के नाटककार रहे। जोखिम उठाकर उन्होंने अपने नाटकों में हमेशा नए विचारों को प्रश्रय दिया। थिएटर में वर्जित समझे जाने वाले विषयों को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाने और लोगों के बीच उसे सही साबित करने देने की उनकी प्रतिभा बड़ी अनोखी थी। अपने दौर की कड़वी सच्चाइयां बयां करने का जिगर उनमें औरों से ज्यादा था। अपने लेखन पर विजय तेंदुलकर का कहना था, कोट कर रहा हूं, मैं आदर्शों में यकीन करने वाला लेखक नहीं, मैं अपने खुरदुरे यथार्थ के साथ ही ठीक हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे लेखन में पत्रकारिता की छाप है, पर मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता। जी हाँ, भारतवर्ष में आदर्शवाद की एक बड़ी लंबी और गढ़ी परिभाषा बताई जाती है, किंतु बात है कि जब समाज यथार्थ में जीता है तो आदर्श की परिभाषा से किसी को क्या मतलब। आप जीवन यथार्थ में जीते हो, किंतु शब्दों को यदि आदर्श के बाद में पिरो कर रखेंगे तो हम समाज की सही परिभाषा नहीं कर पाएंगे। समाज की सही परिभाषा को करने के लिए हमें यथार्थ को ही उतारना पड़ेगा। इसी यथार्थ की बुनावट को विजय तेंदुलकर लेकर चलते हैं, जो उनके नाटकों में उभरते चले आते हैं।
विजय तेंदुलकर के सारे नाटक ऐसे ही बोल्ड विषयों के इर्द गिर्द घूमते हैं। कैसे बोल्ड विषय? खुरदुरे यथार्थ। यथार्थ तो है तो उसमें खुरदुरा है, तो सपाट भी नहीं है। जितना बारीकी से आप देख पा रहे हैं उतनी बारीकियां उसमें नहीं है, किंतु आपको ठहर कर सोचना पड़ेगा कि नाटककार कह क्या रहा है। नाटक में नैतिकता, अनैतिकता, श्लीलता, अश्लीलता के सवालों से वे लगातार जूझते रहे, मगर इन सवालों से घबरा कर इन्होंने कभी भी अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि हर बार उनका इरादा और मजबूत होता गया। अक्सर होता है कि व्यक्ति अपनी आलोचनाओं से झिझक करके रास्ते मोड़ लेता है। तेंदुलकर के साथ भी यही हो रहा था। तत्कालीन समाज के जो शुद्धिवादिता आंदोलन था, तो शुद्धिवादिता की छाप लेकर चल रहे थे, साहित्य में शालीनता और सलीलता की परिभाषा की दुहाई दे रहे थे। ऐसे लोग विजय तेंदुलकर की रचनाओं को कटघरे में खड़ा किया। एक बार नहीं, बार बार कटघरे में खड़ा किया, किंतु इससे उनका जो अपना मनोबल था वो नहीं बदला। इस बात का बहुत कम लोगों की जानकारी होगी कि शाब्दिक हिंसा और अश्लील संवादों के इस्तेमाल के आरोप झेलने वाला उनका नाटक गिद्ध लंबे अरसों तक रंगमंच पर खेले जाने की बाट जोड़ता था। फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिरकार गिद्ध खेला गया और उसे जबरदस्त कामयाबी मिली। यही हालात उनके नाटक सखाराम बाइंडर, मनछिंद मोरे के जाने मन और बेबी के प्रदर्शन के साथ भी बने। इन नाटकों में कथित अश्लील दृश्यों और हिंसक शब्दावलियों के प्रयोग पर शुद्धिवादियों ने कड़े एतराज उठाए, लेकिन उनके हर बार मुंह की खानी पड़ी। विजय तेंदुलकर ने अपने नाटकों में अश्लील दृश्यों और अश्लील हिंसक शब्दावली का प्रयोग सनसनी फैलाने और चर्चित होने के लिए कभी नहीं किया, बल्कि कथ्य की मांग और प्रस्तुति की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर ही उन्होंने ऐसा किया। लिहाजा उनके नाटक दर्शकों में उत्तेजना या जुगुप्सा पैदा नहीं कर पाते। होता है कई बार व्यक्ति खुद को वायरल करने के लिए अनियंत्रित भाषाओं का प्रयोग कर अनियोजित शब्दों का इस्तेमाल करके एक अपने आप की सुर्खियां ले लेता है, किंतु तेंदुलकर इस विचारधारा के साथ नहीं जुड़े थे। उनके नाटकों में जो अश्लीलता थी और अनैतिकता के जो शब्द मुहाए गए थे, वो समाज की यथार्थ की भूमि से लिया गया। वो हमारे और आपके बीच से चयन किए गए थे, जो जीवन में घटित हो रहा। उपरोक्त नाटकों की निष्पक्ष विवेचना करने से मालूम चलेगा कि इन नाटकों में शाब्दिक हिंसा या अश्लील संवाद का इस्तेमाल क्यों हुआ, इनके संदर्भ दरअसल क्या है, लेकिन इन बातों पर गैर किए बिना ही सवाल खड़े करने चाहिए। जाहिर है कि जब चीजों को संदर्भ से काट कर देखा जाए तो उनके मायने भी बदल जाते हैं। विजय तेंदुलकर के नाटक न सिर्फ बोल्ड हैं, बल्कि अपने समय से आगे भी चल रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें समय से भुगतना पड़ा। यूरोप के रंगमंच के अंदर यथार्थवाद का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हमारे यहाँ यह शुरुआत काफी देरी से। भारत में यथार्थवाद को अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाने में विजय तेंदुलकर का स्थान अव्वल दर्जे का रहा है। हिंदी में जिन विषयों को लेकर मुहान राकेश चल रहे थे, ठीक उसी लीक पर मराठी भाषा में विजय तेंदुलकर भी उन्हीं बुनावट के आधार पर चल रहे थे, और मूल में सिर्फ एक ही था, यथार्थवाद। सामाजिक राजनीतिक विसंगतियां उनके नाटकों में अहमियत के साथ आती हैं। उनके नाटकों पर एक ओर सामाजिक पाखंड की चुनौती देते, तो दूसरी ओर राजनीतिक सत्ता को सखाराम बाइंडर, गिद्ध सरीखे नाटक में जिस तरह से उन्होंने परंपरावादी और पुराने मूल्यों से जुड़े समाज पर कटाक्ष किए हैं, वो अद्भुत है। सारी परंपराएं खराब नहीं होती, किंतु जो परंपराएं समय के साथ अनुकूल नहीं होता है, उन परंपराओं को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी परंपराएं रूढ़ियां कहलाती। इन्हीं रूढ़ियों के विरोध में विजय तेंदुलकर चल पड़े थे। शुद्धता का स्थान सही है, किंतु शुद्धता का इस्तेमाल आप यदि अपने जीवन के यथार्थ में नहीं है, आपकी बोलचाल की भाषा में अश्लीलता का व्यापक प्रयोग है, किंतु साहित्य में आप शुद्धता की परिभाषा खोज रहे हैं, तो यहीं पर मीठा छूट जाता है।
विजय तेंदुलकर के नाटकों पर इल्जाम लगाने वाले यह भूल जाते हैं कि तेंदुलकर के नाटकों में कहीं ज्यादा अनैतिकता, अश्लीलता, शाब्दिक हिंसा हमारे सार्वजनिक जीवन है। और इसी सार्वजनिक जीवन को उजागर करने के लिए विजय तेंदुलकर समाज से लड़ रहे हैं। विजय तेंदुलकर ये बताना चाह रहे थे कि जो आप जी रहे हो हम उसी को लिपिबद्ध कर रहे हैं, हमारा और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आपका जो वाचन है मेरा वही लिपिबद्ध हो रहा है। इसका प्रतिवाद करने की कोई कोशिश नहीं होती, क्योंकि जो हम लोग जीवन में जीते हैं वो वास्तविकता होती है। किंतु वही चीज जब साहित्य में उतर के आ जाती है तो उसमें हम कहते हैं इसमें गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल किया जाए। जिन चीजों को, जिन शब्दों को आप पढ़ने से झिझक रहे हैं उसको व्यवहार करने में क्यों झिझक नहीं होती आपको? ये जाहिर सा बात समझने की बात होती है। इसी समझ की लीक को बढ़ाने का काम तेंदुलकर अपने समय में कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही समाज की वास्तविक अक्कासी अगर अपने नाटकों में की तो फिर क्या बोलेंगे? अपनी कहानियों में नग्नता परोसने के इल्जाम में सफाई देते हुए मंटो ने कहा था, मैं वो लिखता हूं जो समय की हकीकत है। तेंदुलकर भी यही किया, और समाज तो हमेशा से खुद को सभ्य मानता रहा है और इस सभ्यता को उजागर करने वालों से बैर खाता रहा। जो गालियां मंटो ने खाई वही गालियां तेंदुलकर भी खा रहे हैं। पर मंटो ने भी वही किया जो यथार्थ था, किंतु समाज को यथार्थ सुनने में बड़ा खराब लगता है। किंतु यथार्थ तो होता है, यथार्थ तो है, वो मिट नहीं सकता है, लेकिन जब उसकी परिभाषा बनकर आ रही है तो सुनने में खराब लगता है। क्योंकि हम लोग सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हैं, हमारे साथ आदर्शवाद की छाप है, और इस आदर्शवाद में कहीं भी लीक से हट कर कोई पताका ऊंचा होता है तो आंखों में खटक। जिंदगी के कटु यथार्थ को अनूठे अंदाज से पेश करने वाले तेंदुलकर अपने यथार्थवादी और विचारोत्तेजक नाटकों के लिए सदैव स्मरण किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, वेरी नाइस।